Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are fine and well. I am Mrs. Wajiha Rehan, Chemistry Department, Absex Ordnance Road, Rawalpindi. Today we discuss about the volume of gases. For this purpose, Gay-Lussac proposed the law. According to this law, the gases react in simple whole number ratio of their volume to produce products. We justify the statement with the help of the following example. Here we write hydrogen in gaseous state react with chlorine in gaseous state and gives 2 HCl in gaseous state. अब इस लॉ के अकॉर्डिंगली कि हमारे पास जो भी वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है वो जो है वो मतलब हमारे पास जो सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन करता है और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको यूँ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि 1 मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 मोलर volume of chlorine gas gives 2 molar volume of hydrogen chloride gas। अब ये इक्वेशन हमें ये शो कर रही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो रेशियो है वो 1:1 है और उसके रिजल्ट में हमारे पास 2 मोलर वॉल्यूम जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रोड्यूस हुआ है। दिस इक्वेशन शोज दैट वॉल्यूम इज directly proportional to number of moles because we discuss in the form of molar volume। जब हम मोलर वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम हमेशा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। सो volume of the gas is directly proportional to the number of moles. Now in Gay-Lussac's law, we use the term of molar volume. Now we describe what is molar volume. The volume occupied by 1 mole of a gas at STP. STP means that standard temperature pressure। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो हमारे पास जो जिसको हमने स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है। अब इस केस में अगर हम देखें कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि वो वॉल्यूम जो 1 मोल ऑफ द गैस जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ऑक्यूपाई करता है उसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम जो हमारे पास किसी भी गैस का 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर प्रेशर पर जो कैलकुलेट किया गया है दैट इज़ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। It means that mass of any gas at standard temperature pressure is converted to volume of gas। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो किसी भी गैस का जो मैस है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम ऑफ द गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसी तरह से जो हमारे पास वॉल्यूम जो है जो कि 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई करता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जिसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं, इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू देयर डेंसिटी। यानी जो हमारे पास जो भी गैशियस एलिमेंट हैं या गैशियस मॉलिक्यूल है उसकी डेंसिटी के साथ भी मोलर वॉल्यूम रिलेट करता है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP।
इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम अगर इक्वेशन की फॉर्म में या इक्वलाइज करें तो जो 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो किसका होता है, ऑक्यूपाई करता है 1 मोल ऑफ अ गैस का। और 1 मोल ऑफ अ गैस जो है उसको अगर हम डिफाइन करें तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर। जैसे हमारे पास गैस जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो 1 मोल जो है वो इट इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के इक्विवेलेंट होती है। अब हम अगर किसी गैस की एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस है। अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है 22.414। अब 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP इट इज़ इक्वल टू 2 ग्राम। 2 ग्राम किस सेंस में, क्योंकि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसका जो मैस है वो है, एटॉमिक मैस जो है वो हमारे पास 2 ग्राम है। और हमें ये चीज़ पता है कि जो हमारे पास 1 मोल है, जब हम उसको उसके जो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स में तो वो मोल के इक्विवेलेंट होता है। और जब ये मोल के इक्विवेलेंट होता है तो इसके बाद हम क्या कहते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.414 डेसीमीटर क्यूब at STP and contain 6.022 into 10⁻23 molecules। अब इसी तरह से अगर हम अमोनिया गैस की एग्जांपल लें तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 1 मोल ऑफ अमोनिया जिसका मैस है, अमोनिया का अगर आप मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करें 17 ग्राम है तो वो हमारे पास क्या है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, डेट इज़ 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP। और उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, डैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। Now we discuss problem 1.4 to describe the molar volume. The statement of the question is determine the volume that 2.5 moles of chlorine molecule occupy at STP। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल के गिवन हैं। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल का मतलब है कि ये हमारे पास जो गैशियस एलिमेंट है डेट इज़ क्लोरीन Cl2, ये हमारे पास Cl2 है। अब इसको हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मोलर वॉल्यूम के अगर डेफिनेशन को अप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है हमारे पास कि 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP occupies the volume of 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस occupies volume at STP that is equal to 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब हमने जो ये 1 मोल, ये स्टैंडर्ड हमारे पास कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन ऑक्यूपाइज जो वॉल्यूम करता है वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें गिवन है 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो अगर हमारे पास 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल होंगे तो हम इसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, 2.5 मोल ऑफ क्लोरीन गैस occupies volume at STP. So we multiply 2.5 with 22.414 decimeter cube. Now we calculate the answer which is come is 56.035 decimeter cube. So the volume that 2.5 mole of chlorine molecule occupied at STP, that is the standard temperature and pressure, is 56.035 decimeter cube.
Now we discuss the percentage composition. The relative amount of each element present in a compound is called percentage composition. जो relative amount होती है किसी भी एलिमेंट की कंपाउंड के अंदर, उसको हम कहते हैं percentage composition. Two steps are involved in calculating the percentage composition. First, we have to know the molar mass of the compound. पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड हमें गिवन है उसका मोलर मास क्या है. और फाइनली वी कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट. We calculate the percentage of an element by using this formula. That is the mass of an element in 1 mole of a compound over molar mass of the compound multiplied by 100. Now we solve with the help of an example. The example is of magnesium oxide. We know that the atomic mass of magnesium is 24 and atomic mass of oxygen is 16. So its molar volume is 40 gram per mole. सबसे पहले हमने क्या किया कि अगर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमने हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमने इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है. मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने फाइंड आउट करना है. अब इस कंपाउंड में हमारे पास दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन. अब हमने हर एलिमेंट का इंडिविजुअल मास जो है वो डिटर्मिन करना है बाय यूजिंग this formula. That is, the percentage of an element is equal to mass of an element in 1 mole of a compound divided by molar mass of the compound multiplied by 100. अब परसेंटेज ऑफ एन मैग्नीशियम अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फार्मूला के अकॉर्डिंगली मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड. अब इस एलिमेंट का जो मास है वो क्या है? 24 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100. अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेट इज 60.3%. इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करें, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो इस एलिमेंट का जो मास हमने यूज़ किया है वो कितना है हमारे पास? 16. अब 16 को हम डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से, डेट इज़ 40 मल्टीप्लाई बाय 100. सो इट्स कैलकुलेटेड मास इज़ 37.7%. अब ये जो हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, मैग्नीशियम की 60.3 आई है और ऑक्सीजन की 37.7 आई है. तो अब यहाँ से कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये आंसर्स जो हैं वो सही हैं? इफ़ वी टेक द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम डेट इज़ 60.3 एंड ऑक्सीजन इज़ 37.7, हम इसको ऐड करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 100. तो सो इट मीन्स दैट आवर आंसर इज़ करेक्ट. अगर जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट की जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ आती हैं उसका जो टोटल सम जो है वो 100 के बराबर आता है, तो इट मीन्स कि जो हमने कैलकुलेशन की है वो सही की. Now students, we come to the most important topic of this chapter, that is the excess and limiting reactant. First we define the limiting reactant. As the name indicates, the limiting reactant, जिसकी मतलब अमाउंट होती है वो रिएक्टेंट की अमाउंट होती है ख़ास लिमिट में होती है. इससे आपको ये इसके नेम से ये पता चल रहा है. बट वी डिफाइंड एज द रिएक्टेंट दैट इज़ कंज्यूम कम्प्लीटली इन अ रिएक्शन. वो रिएक्टेंट्स यानी वो पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज़ जो रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाती हैं उनको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं. इसी तरह से इसको दूसरे लफ्ज़ों में यानी स्टोइचियोमेट्री का हमारा चैप्टर है, कैलकुलेशन बेस्ड है. दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं? द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स. वो रिएक्टेंट जो कि
प्रोडक्ट के लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। एक आपके पास क्या है कि द रिएक्टेंट दैट इज़ कंज्यूम कम्प्लीटली, जो रिएक्शन में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, उसकी कोई भी अमाउंट ना रहे। और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि वो रिएक्टेंट जो कि लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। अब रिएक्टेंट जो है हमारे पास पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज़ हैं, इसके साथ साथ हमारे पास एक और टाइप ऑफ रिएक्टेंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट का मतलब क्या है? द रिएक्टेंट दैट इज़ लेफ्ट अनयूज्ड और अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी वो रिएक्टेंट जो कि हमारे पास बच जाए और जो रिएक्शन में हिस्सा ना ले सके ड्यूरिंग द रिएक्शन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। वो कहलाता है एक्सेस रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? जो कि मुकम्मल तौर पर रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाए। एक्सेस रिएक्टेंट क्या है? जो कि जिसकी कुछ अमाउंट जो है वो हमारे पास बच जाए, जब रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो जाए, जिसकी कुछ अमाउंट हमारे पास बच जाए। Now we study the identification of a limiting reactant in a chemical reaction. अब हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को किसी भी केमिकल रिएक्शन में किस तरह से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, यानी जो हमने रिएक्टेंट हमारे पास जो कि पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज़ हैं, जो कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन में लिखी जाती है, उसके सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने जो है जो प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है किसी भी रिएक्शन में, उसके लिए हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज़ करनी है। बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमने इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमें जो भी इक्वेशन हो, हमने सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने से पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। इसी तरह से जो द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ जो चीज़ हमने देखनी है कि वो रिएक्टेंट जो कि लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को केमिकल रिएक्शन में फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है? एक तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं हर रिएक्टेंट के। दूसरा, जो रिएक्टेंट के ज़रिए हमने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमेशा हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज़ करनी है। और थर्ड चीज़ जो हमने कैलकुलेट करनी है वो रिएक्टेंट हमने देखना है जो कि लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। अब ये जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन थी लिमिटिंग रिएक्टेंट की किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है कि व्हेन 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस वाटर। ये एक तरह से हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे कि रिएक्शन हमारे पास किस तरह से लिखा जाता है। हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, इट गिव्स वाटर। अब हमने इस इक्वेशन को हमने सबसे पहले हमने बैलेंस करना है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन के 2 एटम्स गिवन है। यहाँ पे वाटर के केस में H2O में यहाँ पे 1 एटम है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब 2 2 ज़ार 4, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी, हाइड्रोजन के एटम 4 हो गए। इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2H2 + O2 इज़ कन्वर्टेड टू 2H2O। ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें हमने देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या थी कि हमने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। हमने नंबर ऑफ मोल्स तो हमने बता दिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट हमारे पास ये हाइपोथेटिकली गिवन है और ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है। अब यहाँ पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है वो आपके पास कितने गिवन है? डैट इज़ 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है
वो हमारे पास कितने मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करें, 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पे हमारे पास आ गए 10 मोल्स ऑफ वाटर, 10 मोल्स ऑफ वाटर। अब इसके बाद अगर हम ये देखें कि ऑक्सीजन हमारे पास कितना है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर। और क्वेश्चन में हमें यानी जो हमारे पास जिसमें हमने डिटरमिन करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे कितने मोल्स गिवन है ऑक्सीजन के, 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स, अब यहाँ पे क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन थे, मल्टीप्लाई बाय 7, इट इज इक्वल टू 14 मोल्स ऑफ वाटर। 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस करते हैं 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं 14 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस केस में हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, किस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट जो कि लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो हमारे पास बेसिकली जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट में काउंट होगा, क्योंकि वो 14 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। Now the problem 1.5, its statement is 200 gram of potassium dichromate was reacted with 200 gram of sulfuric acid. 200 gram of potassium dichromate was reacted with 200 gram of sulfuric acid. Calculate the mass of atomic oxygen produced. फर्स्ट हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, mass of atomic oxygen produced. अब यहाँ पे आप इक्वेशन में देखें कि हमारे पास कहाँ पे एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। जो ऑक्सीजन एटॉमिक स्टेट में होगी यानी ओ सिंपल ओ लिखा होगा वो आपके पास जो है वो एटॉमिक ऑक्सीजन कहलाएगी। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट 200 ग्राम रिएक्ट करता है 200 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का, इसके रिजल्ट में K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर प्लस 3 एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को जो है वो कैलकुलेट करना है। इसके लिए जो है वो हमें नंबर ऑफ़ जो ग्राम्स हैं उसके एक्सपेरिमेंट में जो ग्राम्स हैं मास जो है वो गिवन है। नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले पोटाशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला मास पता होना चाहिए। अब फार्मूला मास हमने इसका किस तरह से डिटरमिन करना है, फार्मूला मास हम कैसे डिटरमिन करेंगे, पोटाशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7। अब इसका हम जब मास हम फाइंड आउट करते हैं तो 2 एटम्स ऑफ पोटाशियम 2 एटम्स ऑफ क्रोमियम प्लस 7 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 39 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 52 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 16। इसको जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है डैट इज़ 294 ग्राम पर मोल। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं कि इसको हम n नंबर ऑफ़ मोल्स हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट के हमने कैलकुलेट करना है, n K2Cr2O7 हमने कैलकुलेट करना है। मास ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है K2Cr2O7 ओवर मॉलिक्यूलर मास और या मोलर मास ऑफ फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे हमारे पास जो मास दिया हुआ है डेट इज़ 200 ग्राम, 200 डिवाइडेड बाय 294। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 200 डिवाइडेड बाय 294, इट इज़ इक्वल टू 0.68 मोल्स। अब इसके बाद हमने सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो हमने मास जो है वो फाइंड आउट करना है।
अब सल्फ्यूरिक एसिड का जब हमने मास फाइंड आउट करना है तो वो हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमें कैलकुलेट जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फ़र प्लस 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 इट इज़ इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे आगे हमने क्या करना है, 98 ग्राम पर मोल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं H2SO4 के। सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। अब हमारे पास जो m है हमारे पास वो है 200 और इसका जो मास है डेट इज़ 98। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 200 डिवाइडेड 98 इट इज़ इक्वल टू 2.04 मोल्स। हमारे पास 2.04 मोल्स आ गए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने इसकी इक्वेशन को देखना है कि उस इक्वेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर हम इक्वेशन को देखें तो पहले हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये हमें हाइपोथेटिकल जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या है कि 1 मोल ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विथ 4 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे हमने किसके साथ, हमने क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी, डेट इज़ द मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन गिव्स 3 atoms of oxygen, 3 moles of oxygen atom, 3 moles of oxygen atom ये प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अब जो हमने नंबर ऑफ मोल्स जो हमने कैलकुलेट किए हैं, अब जो चीज़ हमने कैलकुलेट की थी वो हमारे पास कितनी आई है, वो हमारे पास आ गई है 0.68। यहाँ पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए 0.68 मोल्स ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये कैलकुलेटेड है। और इसी तरह से हमारे पास 2.04 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आ गई, ये कैलकुलेट किया हमने क्योंकि जो मास हमें गिवन था उससे हमने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट किए। अब हमने क्या करना है कि अब इसके बाद हमने आगे इनकी जो मास ऑफ ऑक्सीजन हमने फाइंड आउट करना है, इसको हमने रिलेट करना है, यानी रिएक्टेंट को रिलेट करना है हमने एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है वो है 1 मोल ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। और हमारे पास जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं, 0.68 मोल्स। अब 0.68 मोल्स जो हैं वो पोटाशियम डाइक्रोमेट के प्रोड्यूस करते हैं 3/1 मल्टीप्लाई बाय 0.68। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है 2.04 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन की आ रही। अब इसी तरह से हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास कितना है, 4 मोल्स, यानी हाइपोथेटिकल वैल्यू हम देखेंगे सबसे पहले। 4 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स 3 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, 3 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। और जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ है डेट इज़ 2.04 मोल्स। अब यहाँ पे 2.04 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2.04। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है डेट इज़ 1.53 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। अब यहाँ पे H2SO4 से, यहाँ पे देखें अगर हम वैल्यूज़ को चेक करें तो H2SO4 से ये 1.53 हमारे पास H2SO4 से आ रहा है और पोटाशियम डाइक्रोमेट से 2.04 मोल्स हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमारे पास जो हमारे पास रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो इस केस में H2SO4 जो है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट।
अब हमारे पास ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हमने मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है। मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो हमारे पास होता है जो है वो 16 होता है। यहाँ पे हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? हम यूज़ यही करेंगे, एन यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसका जो मोलर मास है हमारे पास वो है 16। नंबर ऑफ मोल्स जो हमने डिटरमिन किए थे वो थे हमारे पास 1.5 थे। यहाँ फार्मूला हमारे पास बनता है n मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन है। तो n हमारे पास 1.53 मल्टीप्लाई बाय 16, तो इसका जो मास हमारे पास कैलकुलेट होकर आता है that is 1.53 multiplied by 16, it is equal to 24.4 ग्राम। तो हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस होता है? 24.4 ग्राम। अब उसका जो सेकंड पार्ट है डेट इज़ द मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, हमने अब ये फाइंड आउट करना है। तो इस प्रॉब्लम में हमें ये पता चला कि H2SO4 जिसके पीछे मैंने कैलकुलेशन की है, H2SO4 जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है वो एक्सेस में है। किस तरह से हमें पता चला कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स से हमें जो है ये पता चला, क्योंकि जो 1.53 जो हमारे पास जो आ रहे थे एटॉमिक ऑक्सीजन के केस में 1.53 मोल्स जो आ रहे थे एटॉमिक ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए वो H2SO4 से प्रोड्यूस हो रहे थे। और अगर हम इसके जो नंबर ऑफ मोल्स देखें तो पोटाशियम डाइक्रोमेट के हमारे पास K2Cr2O7 जो बिगनिंग में हमने कैलकुलेट किए थे और H2SO4 के कैलकुलेट किए थे, K2Cr2O7 के हमारे पास प्रोड्यूस हुए थे 0.68 मोल्स प्रोड्यूस हुए थे और H2SO4 के हमारे पास 2.04 मोल्स प्रोड्यूस हुए थे। अब हमने इसकी क्या है कि ये मोल्स हमारे पास आ गए, हमने मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड हमने फाइंड आउट करना है। अगर इक्वेशन को हम देखें तो 4 मोल्स ऑफ, क्योंकि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारे पास जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, 4 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ, 1 मोल ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। और यहाँ पे 2.04 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से हमारे पास जो है वो कितने मोल्स जो हैं वो उसके अनरिएक्टेड रह जाएंगे, या उसको हमने अमाउंट को जब फाइंड आउट करना है तो वो कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे उसके, तो वो होगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2.04। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी डेट इज़ 0.51 मोल्स। अब ये 0.51 मोल्स हमारे पास आ गए। स्टार्टिंग में हमारे पास जो थे, जो मोल्स हमने कैलकुलेट किए हैं 200 ग्राम से, वो 0.68 थे। अब हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट अनरिएक्टेड, कि पोटाशियम डाइक्रोमेट के कितने मोल्स हमारे पास अनरिएक्टेड हैं। तो हम 0.68 में से 0.51 माइनस कर देंगे। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.17 मोल। अब हमने मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड फाइंड आउट करना है, यानी मास ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट हमने फाइंड आउट करना है K2Cr2O7। हम इसके जो नंबर ऑफ मोल्स थे जो हमारे पास अनरिएक्टेड रह गए N K2Cr2O7 मल्टीप्लाई बाय फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। अब जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ये आए हैं अनरिएक्टेड रह गए हैं वो हैं 0.17, और जो हमारे पास इसका जो फार्मूला मास है जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था डेट इज़ 294। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 49.98 ग्राम। Now we come to the problem number 1.7, and here the statement shows that when magnesium metal reacts with sulfur, it produces magnesium sulfide.
In this problem we have to calculate the grams of magnesium sulfide that can be made from 150 gram of magnesium and 1.50 gram of sulfur. अब इस केस में जब हमने इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं मैग्नीशियम के और सल्फ़र के। अब सबसे पहले अगर हम ये देखें कि मास ऑफ मैग्नीशियम और सल्फ़र का हम किस तरीके से करेंगे। मास ऑफ मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 1.50 और जो हम इसका फार्मूला मास हम इसका कैलकुलेट करते हैं, तो अभी हमने मैग्नीशियम सल्फाइड का तो नहीं करना, हमने जो इसका जो मास है एटॉमिक मास जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट का एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास जो है वो 24 है। अब हमने इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स जब हम मैग्नीशियम के कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास मास है, मास ऑफ मैग्नीशियम वो 1.50 है और जो इसका एटॉमिक मास है वो 24 है। तो मास ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम ऑफ Mg, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ मैग्नीशियम हमारे पास क्या है 1.50 डिवाइडेड बाय 24। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.0625 मोल्स, 0.0625 मोल्स आ जाते हैं। इसी तरह से हम मास ऑफ सल्फ़र देखें तो वो हमारे पास 1.50 है। अब जो एटॉमिक मास है सल्फ़र का, हम उसको कैपिटल M से ले लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो ये हमारे पास है 32 ग्राम। अब यहाँ पे इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड आउट करने, तो नंबर ऑफ़ मोल्स जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 1.50 डिवाइडेड बाय 32, इसको जब हम डिवाइड करके आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.0467 मोल्स। अब इसके बाद जब ये हमने नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं, हमारे पास क्या है कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम से, अब इसका आगे रिलेट करते हैं, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम से हमारे पास 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। और अगर हमारे पास 0.0625 मोल्स हैं, 0.0625 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम तो हमारे पास आ जाता है 1 मल्टीप्लाई बाय 0.0625, तो आंसर आता है 0.0625 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। ये हमारे पास मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड आ गए। अब इसी तरह से अगर हम सल्फ़र के केस में मतलब करें, हम सल्फ़र का जब होता है रिएक्शन, तो 1 मोल ऑफ सल्फ़र से हमारे पास 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड प्रोड्यूस हो रहा है और 0.0467 मोल्स ऑफ सल्फ़र से हमारे पास जो है वो 0.0467 मोल्स प्रोड्यूस होंगे मैग्नीशियम सल्फाइड के। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसके ये देखा जाए 0.0467 जो है 0.0467 हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं सल्फ़र से, और यहाँ पे 0.0625, तो 0.04 हमारे पास लेसर अमाउंट है, लीस्ट अमाउंट है। तो जो हमारे पास जो सल्फ़र है वो इस तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब यहाँ पे जब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा तो इसके बाद हमने जो है वो कैलकुलेट करने हैं मैग्नीशियम सल्फाइड का मास, हमने कैलकुलेट
अच्छा जी, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड जो है वो हमारे पास है 24 + 32, इट इज़ इक्वल टू 56 ग्राम। अब मास हमने फाइंड आउट करना है तो हम n को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। n जो हमारे पास कैलकुलेट हुआ था, जो कि सल्फ़र से हमारे पास आए थे और लीस्ट अमाउंट में प्रोड्यूस हुए थे, वो 0.0467 मोल्स थे। उसको हमने 56 से मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास जो मोल्स प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं 2.6152 ग्राम।